Sir, mic on. Thank you. Thank you. All right. So yes, I was saying. Good afternoon, dear students. I welcome you all to this session on computer integrated manufacturing. Okay. Chaliye. So this would be our new chapter. First chapter metal cutting we have completed. Second chapter we have completed regarding metrology and inspection. उसका alignment methods एक part बाकी है जो हम last में करेंगे पूरा metal machine tools समझने के बाद. And this is another chapter called as computer integrated manufacturing. Here I'll be teaching you basically what does computer integrated manufacturing means. This means simply involvement of computers in manufacturing. In simple language, कि computers का involvement manufacturing. ठीक है? So the very first thing what we do is usually देखिए ये तो एक बहुत simple example दे रहा हूँ जो जिससे आप computers का involvement manufacturing में समझ सकते हो. But जो real scope है वो इससे भी ज़्यादा है. ठीक है? तो this is just an example. Let's say you have created a CAD model. CAD model I think आप सभी ने देखा होगा. This is one of the CAD model of spark plug. I have drawn it when I was in I think not very sure, but I was in second year or maybe third year. I remember that time I was very much founded of this software. मतलब मुझे लगता था कि यार मैं डिजाइन इंजीनियर मतलब आया मतलब एक अलग ही फीलिंग आती थी ये इस तरह की चीजें बनाकर. But later on when you become mature, you realize that it is nothing more than an advanced, very advanced version of paintbrush. Okay, so this is छोटे बच्चों को like my daughter also she likes to play on paintbrush. तो paintbrush में काफी मजा आता है. So similarly engineers को काफी ज्यादा मजा आता है initially जो नए नए सीखते हैं सॉफ्टवेयर के साथ खेलने में. So these were some drawings which I have made, draftings which I have made, models which I have made. ये भी एक मॉडल था मैंने बनाया था उस टाइम पर. I think this was drawn on SolidWorks. SolidWorks was the name of the software, right? ठीक है. तो CAD मॉडल बनाने के लिए काफी सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है मार्केट में. ठीक है. CAD के नाम से आप जानते होंगे. The very famous is Autodesk. By Autodesk. Autodesk is a company. AutoCAD is a very famous software. Then by Dassault Systems, we have two softwares, SolidWorks and CATIA. Then we have Proe. Proe बहुत चलता है इंडस्ट्रीज में मैंने देखा है. Proe is very famous in industries. NX Unigraphics. ठीक है. So these are certain very famous softwares for manufacturing. तो ये आपके दिमाग में जो भी है ना आप बेसिकली उसे कंप्यूटर पे उतार सकते हो. That's what it basically helps you to do. This is a very basic thing. ठीक है. फिर इससे आप अगर इसकी 2D ड्राइंग 3D ड्राइंग भी बना सकते हो. ठीक है. वो तो सॉफ्टवेयर के अंदर ही ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप इसके अलग अलग व्यूज ले सकते हो. साइड व्यू फ्रंट व्यू. तो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इसके अलग अलग व्यूज बना के देगा आपको 2D ताकि आपको एक ड्राइंग मिल जाए. ना ये कैड मॉडल का क्या काम है भाई. बहुत सारे काम है कैड मॉडल के. हम देखेंगे इसके बहुत सारे एडवांटेजेस. कल एक एडवांटेज देखा था कि सीएमएम में काम आया था कैड मॉडल. याद है. हम आगे चल के एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे कैड मॉडल काम आएगा. इस कैड मॉडल के ऊपर एक्चुअली में आप एनालिसिस कर सकते हो. द नेक्स्ट स्टेप वुड बी द एनालिसिस. एक तो बन जाएगा तो देखकर जो आपको लगेगा कि यार एस्थेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप एनालिसिस कर सकते हो. वो तो आप देखकर ही समझ जाओगे कि यार ये अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है जो आपने सोचा था. तो एस्थेटिक एनालिसिस इज फाइन बट द मोर इंपॉर्टेंट इज इंजीनियरिंग एनालिसिस. इंजीनियरिंग एनालिसिस में भी आप इसका थर्मल एनालिसिस कर सकते हो. वेलोसिटी एंड टेम्परेचर एनालिसिस. वेलोसिटी फील्ड और टेम्परेचर फील्ड के एनालिसिस कर सकते हो. और एक स्ट्रेस फील्ड के एनालिसिस कर सकते हो. तो एक सॉम वाला एनालिसिस हो सकता है. एफएम हीट ट्रांसफर वाला एनालिसिस हो सकता है. ऐसे देखो तुम. सो दिस इज वन ऑफ द एनालिसिस आई हैव डन. एक फैन है.
ठीक है, ये फैन का की वेलोसिटी फील्ड है एक आगे वाले प्लेन पर, ठीक है, आप देख सकते हो। तो ये वेलोसिटी एनालिसिस हो गया काइंड ऑफ। काइनेमैटिक एनालिसिस भी कर सकते हो आप, मैकेनिज्म का एनालिसिस भी हो सकता है, मैकेनिज्म का एनालिसिस। काइनेमैटिक एनालिसिस, ठीक है, ये भी तभी इंजीनियरिंग में बनाया था मैंने, ये कैटिया पे बनाया था। ये कैटिया का है, ये कैटा पे किया था, और ये आई थिंक मैंने उस पे किया था एनसिस पे। एनसिस इज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, जहां पर आप इंजीनियरिंग एनालिसिस कर सकते हो, स्पेशली रिलेटेड टू थर्मल एनालिसिस। थर्मल एनालिसिस को बेसिकली इंडस्ट्रीज में बहुत ही फेमस टर्म यूज करते हैं, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, सीएफडी। तो एनसिस इज वेरी फ्रीक्वेंटली यूज एंड, ठीक है। और काइनेमैटिक एनालिसिस के लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं, मैंने पर्सनली लाइक मैं कैटिया यूज किया हुआ है। स्ट्रेस एनालिसिस के लिए भी आप एनसिस यूज कर सकते हो। देयर आर अदर सॉफ्टवेयर आल्सो, बट दिस इज व्हाट आई हैव यूज्ड, सो आई नो देम, आई कैन टेल यू दैट। व्हेन आई एक्चुअली, जब मैंने बॉश छोड़ा था ना 2012 में, आई लेफ्ट बॉश इन 2012। So the reason, one of the reason for leaving Bosch was I want to start my own tooling. ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था उस टाइम पर, 2012 की बात बता रहा हूँ आपको मैं। When I was working there, I realized that कि नहीं यार, I have that, क्योंकि मैं I was involved in tool room activities, lathe, milling, CNC machines since my second year. So basically I was very clear कि यार मुझे खुद का कुछ ना कुछ start करना है at that time, ठीक है। So, and the very first thing which came to my mind was my own workshop. Okay. So I got recruited in Bosch in the college placement. So definitely I know that कि मुझे industry में तो काम करना ही है पहले, बाद में I start my own. I worked there. Later on I realized कि नहीं यार, अब खुद का कर सकते हैं, काफी सारी चीजें यहाँ पे सीख चुका हूँ मैं। So I was very passionate in industry also to learn many things over there. And, though I was second last in my college, in my batch, मेरी batch में मैं second last था। मतलब मेरी बहुत, मेरा engineering कितने का है, मेरा engineering I think it was 58%, 58%, 59% into degree। Then too I was selected in Bosch that time। और जब Bosch में मेरा selection हुआ था, that time I was having 56% as a, and 56% as an average। So I wanted to start my own। So I left and I came to my hometown. There I decided to work for first with some small scale companies. Okay, because if I want to start my own small scale companies, it's better first to analyze the kind of like supply and demand, how the business is working, and to learn more. To be true, because I was just a beginner. So I started with dye industry, mold and dye industry. So they used to make dyes for injection molding. Okay. So what they used to do is they used to do reverse engineering. What is reverse engineering? Let's say I'll share that experience. There was one person who came to the owner of the company and he said to him that "Ki, we want to manufacture a fan." Okay, and he bought a fan along with him. वो अपने साथ fan लेकर आया था। प्लास्टिक का फैन था, इंजेक्शन मोल्डिंग में जो फैन यूज बनता है, तो प्लास्टिक का फैन वो लेकर आया था। And it was like around 4 or 5 days only I have joined that small scale company. So no employees were there, only two owners were there, and I was just an engineer. Rest all were the operators, and I was also not paid. I mean, like he said to me that we cannot pay anyone. If you want to work with us, you can work for your experience and all those things, but we cannot pay you anything. So I agreed to that. I don't want anything. I just want to work. That's it. So what happened was they they have they have given me, he asked me when I was started working over there, he asked me that what do you know. I said to him that "Okay, I know CAD, CAM, CAE, CNC programming, conventional milling, conventional machining, I can even run the machines also." So they were very much, I mean,
like what I should say, they were like happy with that, and they accepted that okay, you can work with us, but they won't pay. That's what it is. So I was giving you an example of the reverse engineering. So in reverse engineering, I told you that there was one person who came with a fan. So the owner of the company, one of the owner of the company, he has given me that fan. So that take this fan and just draw the model of it, CAD model of it. So I was like, see, you can draw simple CAD models, right? I was not that much trained in CAD modeling. I can draw a fan because fan is something, it is it requires a lot of surface modeling also. So it was all like around 2 days I've taken, day and night. I have spent it entirely on doing that surface modeling, and this is what I made. You can see this CAD model, right? So this is a fan I made. Actually, just a minute. Okay, so this is not exactly the fan. This is a fan. I just I don't have that picture, I think, right now. So there was a fan I made, and I have taken one block. So this block minus fan, उसमें से अगर आप fan minus कर दोगे, so you will get this hole. I hope you are getting what I'm trying to say. तो ये fan minus किया हुआ है इसमें से, तो ये cavity बन चुकी है. Now what will happen? Plastic will flow through this cavity and it will get solidified. तो ये तो सिर्फ एक part है die का. There are more plates. There are 6, 7, 8 plates, and this is just a part of plate which is the most critical component because यहाँ पर major shape लेगा आपका fan. But to be true, my model was rejected because he said that we never do surface modeling manually. That is what he said. So मैंने बोला, sir, why you asked me to do that? He said that just I wanted to see how much you can, like at what extent you can go and draw. So he said you really drawn it very well, but फिर भी this is not exactly what we want. Because how you will model the surface, right? You don't like cube model करना है आपको आपको एक सिलेंडर बनाना है तो you know the dimensions, but how will you model a surface? It's very difficult, at least for a beginner like me. So what we used to do is we used to take that CAD model. उस CAD model को 3D printer के अंदर डाल देते हैं, and with the 3D printing, actually 3D printing basically उसके coordinates measure करती है, or not with that coordinate measuring machine, by some other optical light, and that create a CAD model. तो वो प्रिंटर 3D स्कैनर बोलते हैं उसको, नॉट अ प्रिंटर, 3D स्कैनर बोलते हैं उसको, ठीक है. So that 3D scanner, what it does is basically वो एक CAD मॉडल लेता है, सॉरी एक कोई भी एक CAD मॉडल नहीं लेता है, वो कोई भी मॉडल जैसे फैन ले लिया उसने, तो वो फैन it will take as an input, and in output it will give you the CAD model. So that would be just a replica of what your customer has given you. तो कस्टमर ने अगर मुझे ये दिया है तो इसी को मैं इसको स्कैनर के अंदर डाल दूंगा तो इसी का CAD मॉडल मुझे एग्जैक्टली मिलता है. और फिर इसी CAD मॉडल से मैं एक ब्लॉक लूंगा. I'll take a block and I'll cut that fan. I'll subtract that fan from that block so that I'll get the exact cavity what the customer is required. Still, I was very satisfied because it was very close. Then what we have to do is, after doing that, कोई analysis करने की जरूरत तो नहीं थी उसमें, कोई stress strain analysis, कोई flow analysis करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है. वैसे आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं. उसमें फिर आपका कास्टिंग का एनालिसिस हो सकता है, ठीक है, उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, बट वी वोंट गेट इनटू दैट, हम उस डिटेल में नहीं गए थे. बट हाँ, कास्टिंग के में मेटल फ्लो होता है ना कैविटी के अंदर, तो उसका भी एनालिसिस होता है, सॉलिडिफिकेशन एनालिसिस एंड लॉट्स ऑफ एनालिसिस आते हैं, तो वो भी कर सकते हो आप एनालिसिस, बट हम लोग नहीं गए थे उसमें, तो वो एनालिसिस वाला पार्ट हमारा स्किप हो गया था. देन उसके बाद वंस द जॉब इज डिसाइडेड कि भाई इसे ही रखना है, देन वी विल डू इसकी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग. मतलब कंप्यूटर विल मेक अ प्रोग्राम, वो प्रोग्राम इस तरह से बनाएगा कि वो इस ब्लॉक में से फैन को माइनस कर देगा रियलिटी में बाय मेटल कटिंग. सो दिस इज द रियल पिक्चर. Still I have it with me, real picture. This is just the replica of it. Okay, so molten metal will fill this gap. There will be lots of other plates also, so there will be a cavity formed in the shape of
this plate, and there will be solidification taking place. And that solidification will be, of course, plastic would be injected in injection molding machines, and we'll get a replica of fan over there. So that's what we do. So this is a CAD model. So CAM is used to basically create a program, plan and create a program. Then you can execute that program, you can simulate that program before actually starting it, and after that you will get this real picture. So when I got this die, then I have to go to the customer end. I went to the customer end. I installed that die on the customer's machine with the help of the operators over there, and they started the machine. And after I think 10-20 jobs, the actual fan started coming out. So the one which was given to me for manufacturing, the customer which given to me the fan, exact replica was what that machine was giving to me. So that is what is called as reverse engineering. And I was so happy that someone has given me such a complicated shape and I'm able to manufacture just an replica of it. And I can not only one, hundreds and hundreds and hundreds of it. So that has further given me a lot of confidence. Yes, I'm actually made for doing all those things only. And I was then I continued working with this guy like for maybe 2, 3, 4 months. Then later on, since I was not getting paid, and I actually wanted to explore some other industries also, because I was done with this volt and die injection industries, because the basics I knew how the things are working, what are the plus of this industry, what are the minuses of this industries. I made some local contacts over there, so I've covered that area basically. So my job was done over there, and I was not getting paid also. So that was also one of the issues. Still, I've realized that there are some other industrial areas in my region which has to be covered just to start my own business before. So I already got the call from some industries, so I joined them. So these were machine building industries. They were building machines. So they were building very large size machines, bandsaw machines they were manufacturing. So there the domain was more learning was more because they were not building only a die, they were building an entire machine. So machine building takes or it involves lots of things: metal cutting, assembly, then hydraulics, pneumatics, electronics, electrical, all those things, right? Commissioning, purchasing, and all those things. So there I started as a consultant. Basically, I was in the product development side, basically manufacturing development, metal getting development side. That is what I have started because that was my forte that time. To improve the metal cutting processes, from the productivity point of view, from the accuracy point of view, whatever was needed, I was given the full like I was having full power to purchase whatever I can, and whatever changes I want to make, I can make. But at the end of the day, they should give the some positive results. And I was successful also. I was successful to a great extent. Like I cannot expect that I would have done sorts of things. And there were simple things which I have to do. So very first thing what I did was I employed 5 years over there, because in Bosch I've learned 5 years and all those things, lean manufacturing to be true. So not exactly lean manufacturing completely can be employed in that industry, because it was not 100% possible. But yeah, major principles of lean manufacturing is what was my first idea to be used over there to increase the productivity. So what I observed over there was कि अगर कहीं पे भी टूल फेलियर होता है, तो एक तो उन लोगों के पास टूल कौन से थे, वो HSS की बिट्स थी और मशीन्स उनके पास अच्छी थी, रिजिड मशीन्स थी. So I first of all I have converted those HSS tools into carbide tools, because carbide has more productivity and उसका change over भी बड़ा आसान होता है. Just you have to remove the insert and you can use the another insert, right? So this was one of the changes which I have made over there कि टूल पूरी तरह से उनकी टूल चेंज कर दिया. वहां पर होता क्या था कि अगर टूल खराब होता था तो ऑपरेटर जाता था स्टोर में टूल लेने के लिए. अब वहां पर एक ऑपरेटर दो ऑपरेटर और मिल जाते थे और वो आपस में बिल्कुल तंबाकू खा रहे हैं और दे आर स्पेंडिंग 5-10 मिनट्स ऐसी तरह से टाइम पास चल रहा है बिल्कुल कि आराम से बात कर रहे हैं. स्टोर वाला भी आराम से बात कर रहा है और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पॉलिटिक्स की बातें, क्रिकेट की बातें, समथिंग लाइक दैट. तो वो टाइम वेस्ट होता था वहां पर. तो व्हाट आई हैव डन कि हर एक मशीन के पास एक सेपरेट कैबिनेट बनाया गया है ना, और उस कैबिनेट में उनका सारा मटेरियल जो उनको चाहिए, स्पेयर, वो सब रखा गया कि ऑपरेटर वाज नॉट अलाउड टू गो
ऑपरेटर को किसी चीज की जरूरत है, so he must ask the foreman will allow him to do that. तो इनफैक्ट देयर वर 20-30 मशीन्स, उन 20-30 मशीन्स पे सारे चेंजेस लेकर आना, रिड्यूसिंग द वेस्ट बेसिकली। वेस्ट एलिमिनेशन वाज वन ऑफ माय target over there. Waste elimination regarding, there are various types of waste which were there in lean manufacturing. There are total 8 types of waste, right? So उन 8 वेस्ट के ऊपर में से जितने वेस्ट एलिमिनेट करना पॉसिबल थे वो सबसे पहले किया, तो उससे बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट मिला। एंड काफी, मतलब जो हमेशा काफी सारा वेंडरिंग जो करना पड़ती थी कंपनी को, वो खत्म हो गई। और वेंडरिंग के कारण क्या होता था, अब वेंडरिंग ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से कराते थे, वेंडरिंग और लोकल लोग करते थे, तो उन लोगों का क्वालिटी और उनका टाइम डिसिप्लिन एवरीथिंग वाज सो, मतलब बहुत ही बुरा। तो वेंडरिंग बहुत हद तक कम होने लग गई। So because of all those things, there were a lot of improvement. These were some examples I'm giving you, which is related to your syllabus, but there are other things also. So yes, to come back to our discussion, definitely computers play a very important role in manufacturing. And basically, अगर बहुत simple language में देखें तो CAD is one first model you have to make. Then what you do in analysis is what we call a CAP. This computer aided engineering. Okay, CAD, then CAE, then after that comes computer aided manufacturing. Computer will help you in manufacturing. Then there will be computer aided inspection. Then there will be computer aided process planning. Okay, though there are lots of things apart from it. But yeah, ये बहुत मेजर है और ये यूजुअली आपको इंडस्ट्रीज में देखने को मिलेगा। एटलीस्ट कैड और कैम तो देखने को मिलेगा। कैम का जो सबसे फेमस सॉफ्टवेयर यूज होता है वो एनएक्स कैम यूज होता है। मैंने तो एनएक्स कैम खूब यूज किया है, और एनएक्स कैम, मास्टर कैम भी देखा है मैंने यूज करते हुए इंडस्ट्रीज में। ठीक है, मास्टर कैम, एनएस कैम, ये सब चीजें तो बहुत ही ज्यादा यूज होती हैं। ओके फ्रेंड्स, जो बात करी इसका एक वीडियो दिखाता हूँ आपको। बहुत अच्छी एकेडमी है, टाइटन एकेडमी। यूट्यूब पर ही है, अमेरिका की कंपनी है टाइटन। उनका जो ओनर है, ही इज हैविंग वेरी वेरी एक्सीलेंट वर्कशॉप। तो वो काफी सारे वीडियोस डालते रहते हैं यूट्यूब पे रिगार्डिंग द ट्रेनिंग ऑन सीएनसी मशीन एंड ऑल दोस थिंग्स। कभी सीएनसी मशीन सीखना हो तो उनसे सीखिएगा, वो लोग, दैट गाय इज जीनियस। उनकी खुद की इंडस्ट्री भी है, उनकी वर्कशॉप में आपको दिखाता हूँ, ही इज द ओनर। तो उन्हीं का एक वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। लाइक आई लाइक इट वेरी मच। तो उससे काफी सारा कैट कैम सीएई क्लियर हुआ। सीएई तो क्लियर नहीं होगा आपका, बट कैट कैम वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है, एनालिसिस की हर जगह जरूरत नहीं होती। एनालिसिस तो तब जरूरत होती है जब व्हेन देयर इज अ न्यू प्रोडक्ट, राइट? सो एनालिसिस वाला पार्ट इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ ताकि यू आर मोर कंफर्टेबल विथ। एक मिनट दीजिए। हाँ, ये है वीडियोस। ओके, जस्ट अ मोमेंट। यूएसबी का स्लॉट खराब हो गया।
So I'll just tell you one by one what all those things. देखिए तो मेटल कटिंग हो रही है, ठीक है. This is Haas. Basically, Haas is a very, I mean, like very reputed company in CNC manufacturing, CNC machines manufacturing, and this is known as ये 1 2 3 4 ये पूरा लिखा हुआ दिख रहा है आपको. I think 20 तक है. This is कहते हैं, पता है किसी को क्या कहते हैं सर? Don't type, please use mic. What this entire assembly is known as? इसको कहते हैं ATC, Automatic Tool Changer, ठीक है. और ये जो मशीन है ये 5 एक्सेस मशीन है, ठीक है. मैं बताऊंगा एक्सेस क्या होती है. 5 एक्सेस इन द सेंस, एक मिनट रुक जाओ. यूजुअली जो मशीन्स होती है ना वो 3 एक्सेस होती है. जो यूजुअली आप डे टू डे लाइफ में देखोगे, अगर आपके कॉलेज में भी सीएनसी मशीन होगी तो 3 एक्सेस ही होगी. एक्स एक्सेस मतलब टेबल एक्स एक्सेस में मूव कर सकती है, वाई एक्सिस में मूव कर सकती है, और ऊपर से स्पिंडल आपका जेड एक्सिस में मूव कर सकता है. तो 3 टाइप के मोशन पॉसिबल होते हैं 3 एक्सिस मशीन में. 5 एक्सिस मशीन में रोटेशन वाला एक और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है. मतलब योर टेबल कैन रोटेट और योर स्पिंडल कैन रोटेट, है ना. तो जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगी उतना ज्यादा आपका मशीन का एक्सेस बढ़ेगा. तो यूजुअली इट इज नॉट वेरी इजी टू परचेज 5 एक्सिस 6 एक्सिस मशीन्स, स्पेशली इन इंडिया, है ना. क्योंकि द रीजन इज दैट first of all it is expensive. Apart from being expensive, you have to keep a note of what all parts you are manufacturing in it. Because with the help of 5 axis machines, you can 5 axis 6 axis machine आप मिसाइल्स भी बना सकते हो, राइट. तो आपने अपनी वर्कशॉप में अगर 5 एक्सिस 6 एक्सिस मशीन खरीद ली और आपके पास लेट्स से ड्राइंग है मिसाइल्स और ये सब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी है, यू नो हाउ टू मैन्युफैक्चर दैट. तो मशीन्स आर सेल्फ सफिशिएंट, मतलब मशीन के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि वो ये सब चीजें मशीन करके बना सकती है. तो वहां पर काफी सारे डिफेंस के पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हो आप लोग. तो उसके लिए गवर्नमेंट इतनी आसानी से 5 एक्सेस 6 एक्सेस मशीन की परमिशन देती नहीं है, और देती भी है तो आपके ऊपर ट्रैक रखती है कि व्हाट यू आर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है. तो इतना आसान नहीं होता है 5 एक्सेस 6 एक्सेस मशीन परचेज करना, स्पेशली इंडिया में, है ना. बट डेफिनेटली जो कॉर्पोरेट बड़े बड़े मल्टीनेशनल होती है जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है, उन लोगों के पास सारी पहचान होती है, और वो भी कोई गलत काम तो कर नहीं रहे, कोई मिसाइल तो बना नहीं रहे. तो ऐसा भी नहीं है कि इतनी डिफिकल्ट है, बट हाँ ये कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट होता है. अब ये तो चूंकि अमेरिका का है तो यहाँ पे आई डोंट थिंक ये सब रेगुलेशंस है. दिस गाय इज द सीईओ ऑफ द कंपनी. ये वर्क पीस है आपका. ही इज प्रिपेयरिंग इट फॉर, देखिए ये दिस गाय इज यूजिंग द ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, राइट, ऑटोडेस्क बेसिकली. और यहाँ पे देखिए ये मशीनिंग जो होने वाली है फ्यूचर में, उसका सिमुलेशन अभी से करके देख रहा है. तो दिस इज व्हाट इज विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग. तो 6061 एल्यूमिनियम मशीन इज ऑफ दी हास. टूलिंग मतलब जो कटर है आपका वो इनको कंपनी का है. ऑटोडेस्क इन्वेंटर इज द सॉफ्टवेयर यूज. और जो बनाने वाले हैं वो है ईगल. ईगल इज देयर ब्रांड लोगो. तो ये लोग वही बनाने वाले हैं. अब ईगल बनाना मतलब आपने आप में कितना कॉम्प्लिकेटेड शेप है. ये क्लैम्प करना है, वर्क होल्डिंग बेसिकली. देखिए किस तरह से मशीन की फ्लेक्सिबिलिटी है. हाँ ये देख सकते हो आप. इसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो आप. If you want to take the screenshot of this, take a screenshot of this. ये देख रहे हो एन एन क्या है 6807075 पांच पांच के इंक्रीमेंट में. तो ये तो इस बंदे के ऊपर है, इन्होंने 5 5 के इंक्रीमेंट में किया है. ये एक एक के इंक्रीमेंट में भी हो सकता है, 100 के इंक्रीमेंट में भी हो सकता है, 10 10 के इंक्रीमेंट में भी हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इट इज. ये एक्स और वाई क्या है? ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है. जहां पर आपका टूल है उसके कोऑर्डिनेट्स. तो बेसिकली टूल के कोऑर्डिनेट से टेबल के रिलेटिव या टेबल के कोऑर्डिनेट से टूल के रिलेटिव, वन एंड द सेम थिंग. तो डेफिनेटली इसका रेफरेंस भी होगा, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे. तो ये सीएनसी प्रोग्राम लिखा हुआ है आपका. देख रहे हो, दिस इज अ सीएनसी प्रोग्राम. दिस इज नथिंग मोर देन अ सीएनसी प्रोग्राम. तो ये सीएनसी प्रोग्राम है. सीएनसी प्रोग्राम में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आप टूल को पाथ बता दो कि भाई अब तू यहाँ जा, 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 अब तू यहाँ जा. ये काम होता है सीएनसी प्रोग्रामिंग का, कि टूल पाथ जनरेट करना.
ठीक है, तो दिस इज अ सीएनसी प्रोग्राम, एक ग्लिम्स ऑफ सीएनसी प्रोग्राम जो हम पढ़ने वाले हैं आगे। हम 5 जनरेट करेंगे, है ना। इसके अलावा जी कोड एम कोड भी देखेंगे क्या होता है। ये देखिए, ये कैड मॉडल है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर आउट ऑफ दैट सॉलिड ब्लॉक। सॉलिड ब्लॉक में से ये मशीन करके निकालना है आपको। नाउ मशीनिंग स्टार्ट, या एंड मिलिंग बोलते हैं इसको, जब लेंथ ऑफ द टूल बहुत लंबी है और कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा मशीन का जो क्या बोलते हैं आपका इंटरफेस है। यहाँ पर आप स्पिंडल की स्पीड देख सकते हो, फीड रेट देख सकते हो, है ना। दीज आर टू इंपॉर्टेंट डेटा यू कैन गेट कि व्हाट इज द आरपीएम एंड व्हाट इज द फीड। और वट एवर मशीनिंग इज गोइंग ऑन देयर यू कैन सिमुलेट इट ऑन योर कंप्यूटर ऑल्सो। ये सिमुलेशन जरूरी इसलिए होता है क्योंकि गलती से कटर आपका टकरा ना जाए, है ना। पहले करना जरूरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी आप सीएनसी पे मशीनिंग कर रहे हैं तो आपने प्रोग्राम बनाया उसको पहले से आप सिमुलेट करके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर कटर गलती से स्ट्राइक हो गया कहीं पर, ठीक है, तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा। उस एक्सीडेंट में कटर टूटेगा वो तो ठीक है, जॉब डैमेज होगा वो भी ठीक है, बट अगर स्पिंडल डैमेज हो गया मशीन का तो फिर उसको रिपेयर करना पड़ेगा आपको। रिपेयरिंग में फिर बहुत खर्चा भी आता है और आपकी मशीन बंद हो जाएगी। अब ये मशीन क्या समझ रहे हो आप, एक 5 एक्सेस मशीन इंडिया में अगर कोई वैसे देता तो नहीं होगा, आई डोंट थिंक, आई हैव नेवर यूज्ड इट, बट अगर कोई देता भी होगा तो एटलीस्ट 10,000 12,000 रुपीज पर आवर के हिसाब से मिलती होगी मशीन मशीनिंग करने के लिए। अब अगर 10 घंटे भी बंद रहेगी तो कितना बड़ा नुकसान हो गया मशीन का, आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसलिए हम इसे बहुत केयरफुली हैंडल करना होता है। और एक्यूरेसी गई वो सो अलग, एक्यूरेसी के लिए तो जाने जाती है सीएनसी मशीन, अगर वही चली गई तो फिर क्या करोगे। दिस इज चिप, एल्यूमिनियम चिप्स, लॉन्ग कर्ली, डिटेल मटेरियल से एक्सपेक्टेड है। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड जॉब आप हाथ से तो ना उसका टूल पाथ बना सकते हो, ये तो कंप्यूटर ही बना सकता है। और फिर आप देखिए स्पीड कितनी फास्ट है उसकी मशीनिंग की। ये एक्स वाई जेड पोजीशन बता रहा है, देखिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, एक्स वाई जेड, कि भैया अभी करंटली एक्स लोकेशन क्या है आपकी टूल की, वाई लोकेशन क्या है, जेड लोकेशन क्या है।
और बी और सी ये रोटेशन के लिए, मतलब ये दोनों बाकी की दो एक्सिस है। ये 5 एक्सिस में सबकी लोकेशन मतलब पोजीशन बता रहा है। ये फिनिशिंग ऑपरेशन है। ठीक है। और अब बच्चे पूछते हैं सर कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए, बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का कि सर कौन सा सॉफ्टवेयर सीखे हम लोग। तो यार मैं कहूंगा कि आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर ना सीखें अभी के लिए। सुनिएगा, देखिए अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कोई सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत नहीं है। और आप ये भी मत सोचिएगा कि आपको कोई सॉफ्टवेयर आता है तो उसके बेसिस पे कोई कंपनी आपको ले लेगी, है ना, एज कम्पेयर टू द समवन जिसे सॉफ्टवेयर नहीं आता है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ सॉफ्टवेयर सिखाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सॉफ्टवेयर सीखना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर मैं आपको रिक्रूट कर रहा हूँ मेरी कंपनी के लिए और आपको सॉफ्टवेयर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है कि अगर आपके अंदर एप्टीट्यूड है ना, अगर मैंने आपके इंटरव्यूअर क्या चेक करता है, हम आपके अंदर ये चेक करते हैं कि आपके अंदर एप्टीट्यूड है कि नहीं चीजों को सीखने का। अगर आप चीजों को सीख सकते हो तो मुझे पता है यार हफ्ते भर में सीख जाओगे आप सॉफ्टवेयर चलाना। आर यू गेटिंग, जितना मुझे जरूरी है जितना मुझे सिखाना है वो मैं आपको हफ्ते 10 दिन में सिखा दूंगा। तो मैं किसी भी कैंडिडेट को इस बेसिस पे रिजेक्ट नहीं करूंगा कि मैं भी, और मैं आई टेक इंटरव्यूज विद कंपनीज जीएम, सो आई नो दैट कि दे नेवर रिजेक्ट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशली किसको सॉफ्टवेयर नहीं आता था, इफ ही वाज वेरी गुड बट ही डजंट नो सॉफ्टवेयर, यू कैन ट्रेन देम एनी टाइम, मतलब ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ, एनसिस यूज कर रहे हो, एफएम आता है कि नहीं आता है ना। आई हैव सीन पीपल बोले मुझे एनसिस, बोले मैं मास्टर हूँ एनसिस में, मुझे एनसिस में बहुत कुछ आता है। मैं उससे ये पूछता हूँ कि भाई तेरे को फ्लूइड मैकेनिक्स आता है कि नहीं। नहीं, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्या काम। अब जिसको फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं आता है ना, जिसको फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं आता है उसको ये बोलने का हक ही नहीं है कि मुझे एनसिस आता है। आर यू गेटिंग दिस। मतलब इंटरव्यूअर ये देखेगा कि आपको एफएम आता है कि नहीं आता है, अगर आपको एफएम आता है तो मैं एनसिस आपको सिखा दूंगा, बट अगर आपको एनसिस आता है और एफएम नहीं आता है तो मैं आपको एफएम नहीं सिखा सकता। आपको सॉन्ग आता है, आपको एनसिस नहीं आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सिखा दूंगा, 2 दिन में सिखा दूंगा सॉन्ग, 2 दिन में एनसिस सिखा दूंगा। 2 दिन भी नहीं लगेंगे, 1 दिन लेके बैठूंगा आपको, आप सीख जाओगे क्योंकि आपको सॉन्ग स्ट्रॉन्ग, यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आप समझते हो पॉइजन रेशियो का फिजिकल मतलब क्या होता है, स्ट्रेसेस का फिजिकल मतलब क्या होता है, वन वर्सेस स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, थ्योरीज ऑफ फेलियर आपको समझ में आती है, राइट। बट आपको सॉफ्टवेयर चलाना अच्छा, आपको पता है कि इस ऑप्शन से होता है, इस ऑप्शन से होता है, तो वो तो कोई भी सीख जाएगा। वो तो इंडस्ट्रीज में, मैं आपको बताऊं कितनी इंडस्ट्रीज में तो ड्राफ्टिंग जो करते हैं ना ये लोग, डिप्लोमा, फेल डिप्लोमा वाले भी कितने सारे होते हैं, मतलब जो शायद 12th पास होते हैं, डिप्लोमा में एडमिशन लिए होते हैं, बट वो भी छोड़ देते हैं और ड्राफ्टिंग की जॉब कर रहे होते हैं। डिप्लोमा के ड्रॉप आउट्स भी कितने सारे कैट पे काम कर रहे होते हैं और ऐसे सट 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 हाथ चलते हैं, मतलब आई एम नो वेयर इन कंपेरिजन टू देम। अगर उनसे ड्राफ्टिंग करानी हो ना तो ऐसी ड्राफ्टिंग करते हैं वो कि आप देख के घबरा जाओगे, बोले कि यार क्या ड्राफ्टिंग की है। और है कौन, डिप्लोमा ड्रॉप आउट्स। तो ये सब चीजों से बहुत ज्यादा मायने नहीं रखाती, आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो ठीक है चल। सॉम, एफएम, थर्मो, हीट ट्रांसफर ये आना चाहिए आपको, अगर आप एनालिसिस वाली इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो। इंजीनियरिंग का एनालिसिस कभी भी करना चाहते हो ना, लोग बोलते हैं कि इन सब सब्जेक्ट का कोई काम नहीं आता इंडस्ट्री में, भाई मैं बता रहा हूँ तुमको, मैं सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ इंडस्ट्री में, पूरी तरह से काम आता है आपको, पूरी तरह से काम आता है अगर आपका एप्टीट्यूड डेवलप हो गया ना एक बार। मतलब मैं कितनी बार स्टूडेंट्स को ये भी कहता हूँ यार, गेट की तैयारी कर रहे हो ना, ठीक है, एक डिलेमा रहता है कुछ कुछ बच्चों को कि यार मुझे अगर इंडस्ट्री में जॉब मिल गया प्राइवेट में तो मैं चला जाऊंगा, भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, फॉरेन यूनिवर्सिटी चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आपको आगे पढ़ना है ना। बट ये 4 सब्जेक्ट का नॉलेज तो होना ही चाहिए आपको, सॉम, एफएम, थर्मो, सॉम, एफएम, थर्मो, ये तो आना ही चाहिए। और मैन्युफैक्चरिंग इज समथिंग यू तो ऑल नो कि ये तो कहीं पे भी जाओगे तो आपको देखने को मिलने ही वाली है। Are you getting what I'm trying to say? So software is not that important. As important is the theoretical aspects of it.
द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, द फिजिक्स शुड बी क्लियर। बाकी सब तो क्या है यार, 2 दिन की बात है, 2 दिन में सीख जाओ, ठीक है। इंडस्ट्री वाले सिखा देंगे आपको, आपसे पूछेंगे वो लोग कि भाई व्हाट डू यू, एक डायग्राम बना के दे देंगे कि बताओ यहाँ पर कौन कौन सी स्ट्रेसेस लग रही है, यहाँ पूछ लेंगे कौन कौन सी स्ट्रेसेस लग रही है। तो ये जवाब देना आना चाहिए आपको, ये जवाब दे दिया ना आपने, और आपको कैड कैम कुछ नहीं पता, आप बोल भी दोगे सर मैंने कभी कैड वेड के बारे में ज्यादा सुना नहीं है, मुझे ज्यादा, मैं यूज तो नहीं हूँ, सॉफ्टवेयर के नाम भी नहीं पता होंगे, कोई बात नहीं बेटा, आजा, तू तो ऐसे लोग तो चाहिए मुझे, तो यहाँ पर बता दे क्या क्या स्ट्रेसेस हैं, सब सिखा दूंगा मैं तेरे को 1 दिन के अंदर, उसकी चिंता मत कर। बट हाँ, तुम बोलोगे कि सर ये क्या है, यहाँ पर स्ट्रेसेस कैसे निकालेंगे, सॉफ्टवेयर निकाल लेगा ना, कोई सॉफ्टवेयर नहीं निकालने वाला, सॉफ्टवेयर जस्ट आपको हेल्प करेगा, बाकी काम तो दिमाग करेगा, मेन तो यही है जो है, ठीक है, समझ गए। तो ये सब चीजें होती है, और फिर भी सीखना चाहो तो ऑटोडेस्क इज गुड टू स्टार्ट विथ, और इसके अलावा प्रो ही काफी यूज होता है इंडस्ट्रीज में, और यूनिग्राफिक्स का फायदा ये होता है सीखने का कि, और कोई भी एक सीख लेते हो तो बाकी थोड़े थोड़े सिमिलर ही होता है, कोई भी एक सीखने का फायदा ये होता है कि एक सीख लिया तो दूसरा मोर और लेस सेम ही होता है ना, थोड़े बहुत इंटरफेस चेंज होते हैं, मतलब वही है कि आप एंड्रॉइड से आईओएस की तरफ जा रहे हो, लाइक दैट, नथिंग मोर, एक दो फीचर बढ़ जाते हैं, ठीक है। आई थिंक दिस वाज सफिशिएंट इनफ टू अंडरस्टैंड और गेट द बेसिक बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ऑल्दो इससे रिलेटेड कोई गेट में क्वेश्चन आने वाला नहीं है, बट ये स्टूडेंट्स के माइंड में हमेशा क्वेश्चन रहता है, और ये सब चीजें बहुत फैसिनेटिंग होती है स्पेशली इंजीनियरिंग के लिए, तो मैंने आपको ये सब चीजें क्लियर भी कर दी। अब मैं आपको ले चलता हूँ सीएनसी मशीन की दुनिया में, चलिए, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये सब बताऊंगा मैं आपको। बेसिक लेंथ यूनिट पढ़े हो कभी, बेसिक लेंथ यूनिट क्या होती है, बेसिक लेंथ यूनिट पढ़े, प्रतीक पढ़े हो बेसिक लेंथ यूनिट, प्रोडक्शन वाला जो बच्चा आया कि नहीं आया, प्रतीक पालवे, नहीं पढ़े बेसिक लेंथ यूनिट, कोई बात नहीं, तुम नहीं पढ़े हो तो बाकी के स्टूडेंट तो उम्मीद कम है। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना, एक सीएनसी मशीन बनाने जा रहे हैं, एक सीएनसी मशीन बनाने जा रहे हैं बेसिकली, तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग टेबल से, बता रहा हूँ आपको, गेट के लिए सीरियसली तैयारी कर लो, और किसी पीएससी में चले जाओ, मजा आ जाएगा, मतलब नथिंग बेटर देन दैट, अगर जॉब ही करनी है तो, आपकी कोई और फील्ड है, आपको आर्ट में शौक है, डांस का शौक है, या किसी और फील्ड में शौक है, स्पोर्ट्स में शौक है, तो वो बात अलग है ना, बट अगर आपको जॉब ही करनी है, देन एनटीपीसी, यू लव एनटीपीसी, लव एनटीपीसी। अभी रिसेंटली वन ऑफ माय स्टूडेंट इज देयर इन एनटीपीसी ओनली, बताता रहता है वो मुझे, आपके यहीं से ही है, महाराष्ट्र से ही है, छत्तीसगढ़ में है वो भी। बोले सर लाइफ इज ऑसम ओवर हियर, स्पेशली 1 साल की जो ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग तो बहुत ही ज्यादा एग्जीक्यूटिव होती है, मतलब सबसे ज्यादा एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग अगर होती है तो एनटीपीसी में होती है। Again, a number of options are there, and this is the right time, my dear friends. I'm telling you. मतलब sometimes I also realize कि यार, मतलब ठीक है, मेरा पाथ बहुत क्लियर था वैसे कि आई वांट टू बी एट माय होम टाउन ओनली, so that was my very, that thing was very clear to me, but if you want to, मतलब वो मेरा पर्सनल है, ठीक है, बट ये आपका हो सकता है कि लाइक इफ यू वांट टू एक्सप्लोर, लाइक यू वांट टू ट्रैवल, यू वांट टू, यू आर ओपन टू वर्क एनीवेयर इन इंडिया, है ना, तो बस थिंक ऑफ इट, और एमटेक तभी करना है एमटेक जब बहुत ज्यादा रिसर्च और बुक्स और उसमें मजा आता हो, इसलिए मत करना है कि एक आईआईटी का टैग चाहिए, आईआईटी का टैग टू बी ट्रू सिर्फ बीटेक का होता है ना, बीटेक वाले ही आईआईटीएंस होते हैं सही मायने में, तो
एमटेक वाले तो ठीक है, मतलब वो उनको उतना आईआईटीएन नहीं समझिएगा आप, ठीक है। तो अगर आप आईआईटीएन बनने के लिए आईआईटी की टी शर्ट पहनने के लिए अगर जा रहे हैं, एक आईआईटी मुंबई इज समथिंग, आईआईटी मुंबई, आईआईएससी बैंगलोर बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं एमटेक और ये करने के लिए, ठीक है। आईआईटी मद्रास एंड रुड़की इज आल्सो वन ऑफ देम, कानपुर, खड़गपुर। बट इसमें आपका कोर इंटरेस्ट होना चाहिए, कोर इंटरेस्ट मतलब आपको रेडी हो अपने 5 से 7 साल इन्वेस्ट करने। You're ready to invest 5-7 years of your life, 2 years MTech, 5 years PhD, postdoc, then go. अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है लाइफ में कि एमटेक करूं या ना करूं, तो मत करना, तो फिर पीएसयू में जॉब करना। और ये मत सोचना कि पीएसयू में जॉब करोगे तो आप इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगी। इंजीनियरिंग तो वहीं चालू होती है भाई। रियल इंजीनियरिंग यू विल सी इन इंडस्ट्रीज ओनली। दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड एंड दिस इज वेरी क्लियर टू मी। मैंने इसलिए कभी भी एमटेक नहीं किया, टू बी ट्रू, क्योंकि वो पाथ अलग है, वो पाथ गलत नहीं, वो पाथ अलग है, वो आपको एकेडमिक्स और रिसर्च में ले जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रिसर्च इंडस्ट्री में रह के नहीं कर सकते, आप रिसर्च के इंडस्ट्री में भी कर सकते हो। आप 3 साल 4 साल जॉब करो, देन यू कैन प्लान फॉर एमबी, मे बी इफ यू वांट टू गेट इनटू अ कॉर्पोरेट और समथिंग लाइक दैट, आप एमबीए प्लान कर सकते हो। आप पीएसयू में हो, सोचो किसी पीएसयू में हो, यू आर वर्किंग इन एनटीपीसी, लेट्स से फोर्थ ईयर आप पास आउट हुए, यू गॉट इनटू एनटीपीसी, 3-4 years यू वर्कड ओवर देयर, फिर आपने कैट दिया, यू स्कोर्ड वेल, यू गॉट इनटू सम आईआईएम, यू डिड योर एमबीए फ्रॉम देयर, यू एक्सपेक्ट, दे आर एक्सपेक्टिंग व्हाट काइंड ऑफ 30 में आप कहाँ पहुंच जाओगे। अभी आप 21 के हो, 26 तक अगर आप एनटीपीसी का 3-4 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हो या किसी भी एक रेप्यूटेड पीएसयू का एक्सपीरियंस ले लेते हो, यू गेट इनटू, एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, यू गेट इनटू सम आईआईएम, डू योर एमबीए, जस्ट एन एग्जांपल, and you get out of ITM after 28, 29, in 30 you can expect what kind of corporate life or what kind of, अगर आपको ये पसंद आता है तो ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली लाइफ, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स, बट अगर आप इंडस्ट्रीज में करियर बनाना चाहते हो, अपना जॉब करके करियर बनाना चाहते हो, दिस राइट प्लेस। और कुछ बच्चे बोलते हैं कि यार सर हमको हमारा खुद का स्टार्ट करना है, तो करो ना भाई, बट पहले दुनिया तो देख लो, at least have a work experience, I'll say. Until unless your idea is very unique, that is only 1 out of 1,000 chance. जब तक आपका आइडिया यूनिक नहीं, तब तक बात खत्म होगी। बट इसके अलावा अगर आपका आइडिया यूनिक है तो बात अलग है, बट अगर इन जनरल आप जो 10 लोग कर रहे हो वही आप कर रहे हो, देन आई थिंक यू मस्ट हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अगर आप एक्सपीरियंस करके ये इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लेकर अगर आप आगे बढ़ते हो ना, आई एम टेलिंग यू, उसके बाद आप अभी अब मौसम क्या है, अभी क्या चल रहा है देखो, और आगे सालों तक क्या चल रहा है। वेंचर कैपिटलिस्ट, यू ऑल नो अबाउट दिस, वीसीज एंड ऑल, ठीक है। इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कभी आपने पहले देखा होगा, ये तो इंडिया में तो अभी यूजुअली काफी अभी ज्यादा सुनने में आ रहा है कि उसने इतने पैसे फंड किए, उसने इतनी फंडिंग उठाई, उसने इतनी फंडिंग उठाई। बट अमेरिका में तो ये काफी सालों से चल रहा है ना। आपने शार्क टैंक देखा है कभी, किसी ने, एनीवन हु हैज सीन शार्क टैंक? यस सर। तो कभी देखिएगा शार्क टैंक, अच्छा सीरीज है, मतलब रियलिटी शो है, उसमें काफी सारे लोग अपने आइडियाज लेकर आते हैं और वेंचर कैपिटलिस्ट बैठे होते हैं, दे यूज्ड टू इन्वेस्ट ऑन देम इफ दे लाइक देयर आइडिया। तो ये सब चीजें, अब आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, ठीक है। विजिटिया मुंबई का टैग बहुत अच्छा टैग है, टू बी ट्रू, बट इसके अलावा भी यू गेट सम मच बेटर टैग्स। लोग ये सब चीजें भी देखते हैं यार, आप कहाँ से पढ़े, एक कॉन्फिडेंस आता है आपके प्रोडक्ट के साथ साथ, इन सब चीजों के ऊपर भी कॉन्फिडेंस आता है। तो आफ्टर इन योर अर्ली 30s, इफ यू आर हैविंग दिस मच एक्सपीरियंस, दिस मच टैग्स ऑन योर, you can go like anything in your corporate life at a full speed. तो जस्ट आपको मैं एक पाथवे बता रहा हूँ। और एमटेक करना है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें 30 में आप क्या होगे, आफ्टर 30 you will be having your PhD पोस्ट डॉक डन एंड you will be a very good academician and researcher, very well। आप किसी आईआईटी में प्रोफेसर बन सकते हो, एंड अगर इफ यू आर रियली गुड, आपकी रिसर्च, आपके पेपर्स, आपके ये सब चीजें बहुत स्ट्रांग हैं, अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन वर्क एंड ऑल दो, जितना भी आपने रिसर्च किया है, तो डेफिनेटली फिर इंडस्ट्रीज में जो लोग होते हैं, शायद जो कॉर्पोरेट्स होंगे, जो बड़े बड़े वीपीज होंगे, वो आपको हाथ जोड़ के बुलाएंगे, सर प्लीज कम टू आवर इंडस्ट्री एंड प्लीज हेल्प अस इन दिस सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, देन यू विल बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर फॉर देम। तो फिर प्रॉब्लम सॉल्वर जो होता है वो तो हमेशा एक बड़े होने पर ही होता है, राइट। तो वो भी बुरा ही नहीं है, बट वो बात अलग है। और पैसा से हर चीज को नहीं तोलना चाहिए। पैसा तो अगर आप इधर भी जाओगे तो कंपनीज आपको इतना फंड दे देगी कि भैया आप इतना पैसा ले लो सर और हमारे लिए एक प्रोडक्ट डेवलप करवा दो। तो मनी इज नॉट, money is never an issue if you chose a right path and you work upon it and you like, ठीक है।
बट डाउट है कि सर नहीं ये 2 साल फिर ये 5 साल फिर प्रोफेसर ये सब बनना और एकेडमिशियन, क्योंकि रिसर्च कर रहे हो एकेडमिशियन हो तो प्रोफेसर तो रहोगे ही, दैट इज द इनहेरेंट थिंग एसोसिएटेड, और वो होना भी चाहिए, मतलब वो फिर टीचिंग का पैशन होना भी चाहिए आपके अंदर अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो, क्योंकि जब नॉलेज बढ़ता है ना इंसान के अंदर तो उसको पढ़ाने का एक ऑटोमेटिक शौक बनता है। ओके, सो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट व्हेनेवर यू आर चूजिंग एनी पाथवे। सो आई वाज सेइंग दैट कि वी हैव अ टेबल, राइट, हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल को हमें मूव कराना है, सीएनसी की टेबल, एक सीएनसी मशीन दिखा देता हूँ आपको मैं सिंपल वे में। ये देखो, ये टेबल है, एक्स एक्सिस का मोशन है इसका, ठीक है, और ये वाई एक्सिस का मोशन, और ये जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ओके डियर फ्रेंड्स, एक्स वाई जेड, तो ये एक्स वाई जेड मूव कैसे करती है, मतलब इसका मोशन कैसे होगा, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो आप सबने, यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ द वेरी सिंपल मशीन एलिमेंट कॉल एज लीड स्क्रू, राइट, लीड स्क्रू आप सबने सुना होगा। सो लेट्स से लीड स्क्रू है और ये नट है, तो लेट्स से दैट दिस इज अ नट और ये लीड स्क्रू है। आई थिंक लीड स्क्रू डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सप्लेनेशन, बट फिर भी एक बार ब्रीफिंग कर देता हूं मैं आपको। अब होता क्या है, ये वही बात है कि आप जब इसको एक टर्न रोटेट करोगे, 1 रिवॉल्यूशन में आपका नट मूव करेगा। ये वही नट बोल्ट वाला कॉन्सेप्ट है कि इसको रोटेट करोगे तो आपका नट रोटेट, आपका बोल्ट ट्रांसलेट करेगा, तो दिस बोल्ट विल ट्रांसलेट ओवर, और नट विल ट्रांसलेट, सॉरी नॉट बोल्ट, नट विल ट्रांसलेट। तो इसके एक रिवॉल्यूशन पर, लेट्स से इसका पिच है, हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 4 mm, तो एक रिवॉल्यूशन में अगर इसका पिच 4 mm है तो ये 4 mm ट्रांसलेट करेगा, दैट्स व्हाट इज मीन बाय पिच ओवर हियर। ठीक है, व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज कि ये जो थ्रेड है ये सिंगल स्टार्ट थ्रेड है। सिंगल स्टार्ट थ्रेड का मतलब ये होता है n इक्वल टू 1, सिंगल स्टार्ट थ्रेड n इक्वल टू 1, इसका मतलब ये होता है कि एक रिवॉल्यूशन पे 4 mm मूव करेगा। अगर ये डबल स्टार्ट थ्रेड होता तो एक रिवॉल्यूशन पे 8 mm ट्रांसलेट करता, ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड होता तो एक रिवॉल्यूशन पे 12 mm ट्रांसलेट करता, लाइक दैट। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपका थ्रेड कैसा है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि सिंगल स्टार्ट थ्रेड है n, तो एक रिवॉल्यूशन पर ये 4 mm मूव करेगा। ठीक है, फाइन सर, नाउ यू हैव टू आंसर वन ऑफ माय क्वेश्चन ओवर हियर, एंड दैट क्वेश्चन इज लाइक दैट, यार है ना, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, प्रॉब्लम आएगी बाद में। इसको भी छोटा कर दो, इसको भी छोटा कर दो। इसको लेफ्ट एक्सट्रीम में शिफ्ट कर देते हैं, उधर जगह चाहिए। जस्ट थोड़ा स्पेस मैनेजमेंट अभी से हो जाएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि बाद में बहुत काम होने वाला है। पिच इक्वल टू 4, इतना क्लियर। अब इसको रोटेट करना है, ठीक है सर, क्लियर है। अब यार आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपकी सीएनसी मशीन जो है उसकी जो टेबल है वो कम से कम कितना मूव कर सकती है, मिनिमम डिस्टेंस बाय विच इट कैन मूव, क्या एक्सपेक्ट करते हो, एक गेस। एक 1 मीटर। मिनिमम पूछ रहा हूँ, कम से कम छोटे से छोटा कितना डिस्टेंस मूव कर सकती है।
1 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, 100 माइक्रोन, एक और 1 mm, इससे कम नहीं मूव कर सकते आप। 1 mm 1 mm, नहीं सॉरी मतलब 1 माइक्रोमीटर। हाँ सर, 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन मतलब आप चाहते हो कि आपकी टेबल 1 माइक्रोन मूव करे, राइट? उतनी एबिलिटी होनी चाहिए सर। इतनी एबिलिटी होना चाहिए, तभी तो एक्यूरेसी की बातें होंगी, करेक्ट? 1 माइक्रोन, 5 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, 100 माइक्रोन, 200 माइक्रोन, इतनी कम कम इंक्रीमेंट पे वो मूव करना चाहिए। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट, दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ सीएनसी मशीन, राइट? तो अब यहाँ तो आपके सामने प्रॉब्लम आ चुकी है कि एक रिवॉल्यूशन में ये 4 mm है, तो अब क्या करोगे? तो हम यहाँ पर मदद लेंगे, ठीक है? स्टेपर मोटर, ठीक है? मुझे 1 मिनट दीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि विल यूज अ स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर क्या बोला है, देखिए समझ में। स्टेपर मोटर का मतलब ये हुआ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल
ये एक रोटेशन है पूरा आपका, करेक्ट। एक रिवॉल्यूशन को हम बहुत सारी छोटी छोटी स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, 1 रिवॉल्यूशन और 360 डिग्री, लेट्स से, is divided into 360 steps, सॉरी 200 steps। ये बहुत फेमस कॉन्फ़िगरेशन है कि एक रिवॉल्यूशन को आपने 200 स्टेप्स में तोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 360 डिग्री is divided into, या 200 steps has 360 degree, मतलब one step has 1.8 डिग्री, करेक्ट? आई होप दैट इज वेरी क्लियर। मतलब एक स्टेप आपकी 360 डिवाइडेड बाय 200 डिग्री और 1.8 डिग्री की है। तो हुआ क्या, ये जो स्टेपर मोटर है ये बेसिकली आपने 200 स्टेप्स में तोड़ दिया है इसको, राइट? हम एग्जैक्टली 200 पार्ट्स तो नहीं कर सकता इसके, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो मिनिमम ये कितना रोटेट हो सकती है आपकी स्टेपर मोटर? एक स्टेप पे रोटेट होगी ये 1.8 डिग्री। मतलब अब ये जब एक 1.8 डिग्री रोटेट होगी तो ये कितना चलेगा देख लेते हैं। तो एक रिवॉल्यूशन पर ये तो सिंपल यूनिटरी मेथड है। 360 डिग्री पर ये 4 माइक्रोन चल रहा था, 4 mm चल रहा था, राइट? मतलब 8 डिग्री पर ये कितना चलेगा? 4/360 mm, राइट? तो 1.8 डिग्री पे कितना चलेगा ये? 4/360 into 1.8 mm. So that makes it कितना बोल रहा है ऋतिक? 20 माइक्रोन। I think you are correct with this. So 1.8 into 4 divided by 360. Absolutely, that makes it 20 micron, right? तो भाई देखो 20 माइक्रोन तक तो ले आया मैं, करेक्ट? 20 माइक्रोन तक तो ले आया। इनफैक्ट अगर हम इसकी स्टेप्स और रिड्यूस कर देते, 1.8 की जगह हम इसे लेट से 1 ही कर देते तो ये और भी डिक्रीज हो जाता, 4 डिवाइडेड बाय 360 हो जाता, तो शायद 10 माइक्रोन ही रह जाता, राइट? बट ठीक है, हमें एटलीस्ट कुछ होप तो हुई कि हम एटलीस्ट मशीन को कम से कम, टेबल को कम से कम 2 डिग्री या 2 डिग्री के 20 माइक्रोन तो मूव कर सकते हैं, which is very close to 1 micron, which was we what was we expecting, 1 micron or 10 micron or 20 micron. So this is basically called as a basic length unit. This is called as a basic length unit. एक स्टेप में एक in one step minimum amount by which table can translate is basic length unit. Okay. नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा और इंप्रूव करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा बेसिक लेंथ यूनिट? अभी के लिए जो फॉर्मूला है, 4 क्या था? पिच था आपका। 1.8 मतलब इसको हम एक एप्सिलॉन कह देते हैं, एक जनरली एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज व्हाट की एक स्टेप में कितनी डिग्री रोटेट हो सकता है, राइट? तो ये मैंने एप्सिलॉन दे दिया इसको नाम, एप्सिलॉन डिग्री डिवाइडेड बाय 360। याद रखें यहाँ पर मैंने जो नंबर ऑफ स्टार्ट्स अज्यूम किए थे वो 1 अज्यूम किए थे, तो इन जनरल यहाँ पर n आ जाएगा। अगर 2 होता तो यहाँ पर 8 mm होता 360 डिग्री में, राइट? सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो BLU आपको क्लियर हुआ क्या होता है, बेसिक लेंथ। अब यार यहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। मान लीजिए आपको बेसिक लेंथ यूनिट चेंज करनी है, तो कैसे चेंज करोगे? कैन यू टेल मी? सर पहली बात तो ये बताया बेसिक लेंथ यूनिट चेंज क्यों करनी है। देखो समझना इस बात को बड़े ध्यान से, ये कैसे काम करता है, सुनिएगा।
ये है आपका लेट्स से एक्स पर, अभी ये ये इसको हैंड हेल्ड कंट्रोलर कहते हैं, ठीक है। ये लेट्स से अभी कहां पर है आपका, एक्स पर। अब ये देख रहे हो X1 X10 X100, इसका मतलब ये है कि ये BLU 1 है, ये BLU 10 है, ये BLU 100 है। मतलब अगर आप इस स्विच को 100 पे 1 पे रखोगे तो क्या होगा ना, समझना थोड़ा, ये प्रैक्टिकल चीज है। यहां पर एक आप अपनी फिंगर इंसर्ट कर सकते हो और इसको ऐसे रोटेट करो, तो ये जो है ना आपका, जब इसको रोटेट करोगे तो कैसी आवाज आती है, कट 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 कट। गेटिंग अ फील ऑफ इट, कट 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 कट। इसको जब रोटेट करोगे तो टर, अब आप जोर से रोटेट करो तो कर 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 ऐसी साउंड आएगा। तो वो कट कट का मतलब क्या हुआ, एक कट का मतलब ये हुआ कि आपकी टेबल एक BLU चल रही। होप यू आर गेटिंग दिस। जैसे रेगुलेटर से आवाज नहीं आती, अब रेगुलेटर को रोटेट करते हो, पहले के रेगुलेटर्स अभी के रेगुलेटर्स तो काफी स्मूथ होते हैं, बट ऐसे अब स्पीड चेंज होती है तो कट 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 साउंड आता है, सिमिलरली हो गया। तो आप एक बात सोचो कि अगर आपकी आपको बहुत ही क्लोज सेटिंग करनी है, क्लोज सेटिंग करनी है मतलब आपको जॉब की सेटिंग बहुत क्लोज रखनी है, यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ सेटिंग एंड वेयर यू आर डूइंग अ वेरी प्रिसिजन वर्क, जहां पर आपको BLU 1 माइक्रोन रखना है, तो ठीक है, आप 1 माइक्रोन पे काम कर लोगे। अब मान लीजिए आपको टेबल को मैनुअली, ये हैंडल कंट्रोलर से क्या होता है, उसको हाथ में रख के टेबल को मैनुअली इधर से उधर मूव करना है सेटिंग के लिए, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स व्हिच यू हैव टू डू ऑन CNC मशीन। हर कुछ प्रोग्रामिंग से मूव नहीं होगा, प्रोग्रामिंग के पहले भी तो जॉब की भी तो सेटिंग करते हो कि नहीं करते हो, जॉब की सेटिंग भी करोगे आप। तो जब जॉब को सेट करोगे मशीन पे, टेबल को मूव करना होगा, टेबल को अपने पास बुलाना होगा, तो उस केस में क्या 1 माइक्रोन BLU रहा तो उसको तो घुमाते रह जाओगे आप, कितनी बार कट 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 करोगे। तो आप BLU 100 कर दोगे तो क्या होगा, अब एक कट में वो 100 माइक्रोन शिफ्ट होगी, तो आपके 10 टाइम्स कट होने में वो 1 mm मूव कर जाएगी, और 100 टाइम्स में तो 1 मीटर मूव कर जाएगी, लाइक दैट। और 100 होता कितना है, ये अपने घुमाया, ये 100 माइक्रोन होता है, ये 100 टाइम्स कट 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 साउंड आएगी। गेटिंग अ फील ऑफ इट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इसलिए BLU हम चाहते हैं हमारी मशीन का वेरिएबल हो, कभी 1 माइक्रोन हो, कभी 100 माइक्रोन। यूजुअली सेट किया जाता है 110 100, ये 3 स्टैंडर्ड होते हैं CNC मशीन में, तो मैंने देखे हैं अभी। ठीक है सर। अब आप अगर इसको X पे रहने दो, इसको 10 पे कर दोगे जैसे स्विच, तो अब आपकी मशीन मिनिमम 10 माइक्रोन मूव करेगी, यहां पर आपकी मशीन मिनिमम 100 माइक्रोन मूव करेगी। तो आपको डिसाइड करना है कि अगर आपको लार्ज डिस्टेंसेस ट्रैवल कराने हैं तो डेफिनेटली आप 100 माइक्रोन करवाओगे, और अगर आपको स्मॉल डिस्टेंसेस करना है तो 10 माइक्रोन एंड वेरी स्मॉल, इफ यू वांट टू डू वेरी एक्यूरेट सेटिंग, देन 1 माइक्रोन विल हेल्प यू इन दैट केस। So that's why we want a variable basic length units. Now how do we get variable basic length unit? अब अगर आप देखें तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो लीड स्क्रू बदल दो मशीन का, या फिर स्टेपर मोटर बदल दो, क्योंकि N और 360 तो चेंज हो नहीं सकते। अब भाई मेरे को एक बात बताओ, क्या स्टेपर मोटर बदलना पॉसिबल है? एक बार जो इंस्टॉल हो गई वो इंस्टॉल हो गई, और जो उसकी स्टेप्स हो गई फिक्स, वो फिक्स हो गई, तो दिस इज फिक्स विद मशीन। तो आप ना तो लीड स्क्रू चेंज कर सकते हो, ना स्टेपर मोटर चेंज कर सकते हो, तो कोई अल्टरनेट ऑप्शन समझ में आता है आपको? सोच के बताओ, use your engineering sense and tell me what else you can do. गियर्स, Yes. RPM। आप यहाँ पर गियर बॉक्स यूज करोगे, कौन बोला? सर रहता है ना, हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब ये सब हटा देता हूँ, अब मैं एक और असेंबली ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और वो है एक नया डब्बा ऐड कर रहे हैं बेसिकली, इन दैट डब्बा इज गियर बॉक्स। ओके, दैट इज स्टेबल बॉक्स, गियर बॉक्स। So let me add, अरे यार ये पेन क्यों नहीं चेंज हो रहा भाई? ठीक है, लेट्स कॉल इट एज गियर बॉक्स, और इसका जो रेशियो है U, आउटपुट अपॉन इनपुट, हमने डिफाइन किया है।
और ये वही स्टेपर मोटर लेके चलते हैं जिसका एप्सिलॉन 1.8 डिग्री है, मतलब एक रिवॉल्यूशन में, मतलब 200 स्टेप्स इन वन रेवोल्यूशन, ठीक है। और ये वही पिच 4 mm है, नंबर ऑफ स्टार्ट्स 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस गियर बॉक्स स्टेपर मोटर को तो डेफिनेटली हम गियर बॉक्स से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका गियर रेशियो यू यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एप्सिलॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पिच बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये ऑफ कोर्स मैंने लिखा कि नहीं लिखा, आई डोंट नो, दिस इज योर टेबल। ओके सर, फाइन, सो फार सो गुड। अब क्या होगा इससे, देखिए, अब जब ये एक स्टेप रोटेट होगी यहाँ से, 1 स्टेप, इसका यू मान लेते हैं 1/4, राइट। तो तो क्या होगा, ये एक स्टेप होगी, तो आपको ये 1/4, 1/4 को मैं ऐसे लिखता हूँ, ज्यादा बेटर होगा, या 1/6 ले लो, चलो अभी के लिए। एक मिनट रुक जाओ। फाइल है ना, ये आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट पे कितना आ रहा है आपका, 1 स्टेप, मतलब कितना, 1.8 डिग्री। तो आउटपुट पे क्या जाएगा आपका, 1.8 अपॉन 5 डिग्री। ना तो यहां पर क्या आएगा आपका, 1.8 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। अब 360 डिग्री में पिच मतलब 4 mm ट्रांसलेट करती है टेबल, तो 1 डिग्री में कितना करेगी, 4/360 डिग्री, करेक्ट, सॉरी, 4/360 mm। 1.8 डिग्री अपॉन 5 में कितना करेगी, 4/360 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाय 5 mm। तो ये कितना आया, पहले ये 20 था, राइट, आपने कैलकुलेट किया था 20 माइक्रोन, अब 20/5, मतलब ये 4 माइक्रोमीटर आ जाएगा। मतलब आपकी बीएलयू सीधे सीधे क्या हो गई, 1/5 हो गई। अब आप गियर रेशियो आपके हाथ में, आपको जितना मिनिमम बेसिक लेंथ यूनिट रखना है आप रख सकते हैं, गियर बॉक्स चेंज करना है, गियर रेशियो चेंज करना है। सो बेसिकली क्या हो रहा है ना, जब आप यहाँ पर हैंड हेल्ड पेडल पर, कंट्रोलर पर, जब आप यहाँ पर 110 100 चेंज कर रहे हो, तो मशीन को इंस्ट्रक्शन जा रहा है, वो गियर रेशियोज चेंज कर रही है। तो गियर रेशियोज चेंज हो रहे हैं आपके, तो बीएलयूज ऑटोमेटिकली चेंज। दैट्स हाउ वी डू इट। तो गियर बॉक्स इज अ रियल जैम ओवर हियर। Okay, so that's the use of a gearbox in this configuration। धीरे धीरे मैं मशीन बिल्ड कर रहा हूं आपके सामने। चलिए, अभी स्टेपर मोटर को इनपुट कौन देता है और ये स्पीड कैसे डिसाइड करेंगे इन टेबल, लेट्स डिस्कस अपॉन दैट। कॉपी कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ, और वन मोर थिंग, अब बेसिक लेंथ यूनिट का फॉर्मूला अपडेट करेंगे। लेट्स अपडेट बेसिक लेंथ यूनिट फॉर्मूला। So that's of course your
4 इज पिच है ना, पिच के साथ n नंबर ऑफ स्टार्ट्स भी आएगा, 1.8 वाट एप्सिलॉन डिग्री, वन स्टेप में कितना डिग्री रोटेट हो रहा है, अपॉन 360 इंटू 5 वॉज यू, नहीं 1/5, 1/5 इज यू ना, तो यू यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, राइट? ओके, so output upon input would be multiplied on the numerator, not on the denominator, because 1/5 is u. So NPUE, this is much better way of learning it. सर n क्या था? And number of starts, ओके number of start, एक स्टार्ट होंगे तो अगर एक स्टार्ट होगा तो आपका 4 mm मूव करेगा 360 डिग्री, एक रिवॉल्यूशन में पिच mm चलेगा। डबल स्टार्ट थ्रेड होंगे तो एक रिवॉल्यूशन में 2p करेगा, तीन स्टार्ट थ्रेड होंगे तो एक रिवॉल्यूशन में 3p करेगा, लाइक दैट। ओके सर, सो बेसिकली 3 डिफरेंट हेलिक्स चलेंगे क्या एक ही इस पे? यार वो थोड़ा डिटेल डिस्कशन है ना, उस पर नहीं जाएंगे, Thanks. है वो थोड़ा सा मशीन डिजाइन का पार्ट हो जाएगा, तो भी इसको हम अब्स्ट्रैक्ट करते हैं डिस्कशन से राइट नाउ। हाँ, बट वो भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप पढ़ सकते हो कभी भी। अब हम बात करते हैं स्टेपर मोटर के इनपुट पे। तो ये इनपुट आता है इसको पल्स के फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड एज पल्स जनरेटर। इसके लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है एफ, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यूजुअली आप हर्ट्ज में दी जाती है पर सेकंड, बट एक लेट्स से फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है 1 2 3 4 पल्स पर मिनट, मतलब इतने पल्सेस ये जनरेट कर रहा है एक मिनट में। अब यूजुअली होता क्या है, एक पल्स जब स्टेपर मोटर के पास आएगी तो वो एक स्टेप रोटेट करेगी, और इसकी एक स्टेप से फिर आपकी टेबल जितना भी मूव करेगी दैट इज कॉल्ड एज बेसिक लेंथ यूनिट। तो यूजुअली वन पल्स वन स्टेप ही यूज होता है, अगर नहीं लिखा है तो यही अज्यूम करना है, और अगर और कुछ लिखा है एग्जाम में कि वन पल्स पे 2 स्टेप आ रही है तो वो फिर अलग बात हो गई, बट यूजुअली अगर नहीं लिखा है तो वन पल्स वन स्टेप ही यूज करना है, वन पल्स वन स्टेप ही यूज किया जाता है। तो वन पल्स पे वन स्टेप आएगी, मतलब जैसे ही एक इनपुट, एक पल्स इनपुट होगा स्टेपर मोटर के पास, वैसे ही वो एक स्टेप रोटेट करेगी, और उसके एक स्टेप रिवॉल्यूशन से जितना मशीन चलेगी, जितना टेबल ट्रांसलेट करेगी, एक स्टेप से जितना टेबल ट्रांसलेट करेगी, उस टेबल का जो ट्रांसलेशन होगा mm में, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज 1 BLE। ओके डियर फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं कुछ कहानियां। 1 मिनट की बात, 1 मिनट में क्या क्या हो रहा है देखते हैं। 1 मिनट में कितने पल्स निकले भाई? 2 इंटू 10⁴ पल्स निकले सर, ठीक है। अब 1 मिनट में जब इतने सारे पल्सेस निकल गए, तो अगर हम इसको थोड़ा सा सबसाइड करें यहां पर, ठीक है, तो होगा क्या, इतने पल्स निकले, तो एक पल्स में कितनी स्टेप होगी आपकी? एक पल्स एक स्टेप, राइट? तो 2 इंटू 10⁴ पल्स बोले तो कितनी स्टेप? 2 इंटू 10⁴ स्टेप्स, करेक्ट? मतलब इनपुट पे कितनी आई अब आपकी, इसको मैं मिटा देता हूं। इनपुट पे आई आपकी 2 इंटू 10⁴ स्टेप्स, नहीं
2 into the 4 स्टेप्स आई। अब एक स्टेप में रुको एक मिनट, 1.8 डिग्री रोटेशन, तो 2 into 10 to the power 4 में कितना रोटेशन, 2 into 1.8, 2 into 10 to the power 4 into 1.8 degrees, right? So this is what I'll write over here. मतलब इतना डिग्री रोटेट होगी आपकी इनपुट शाफ्ट ऑफ द गियर बॉक्स। तो आउटपुट शाफ्ट कितनी रोटेट होगी, 2 into 10 to the power 4 into 1.8 डिग्री की पावर divided by 5. Now the same story, 360 डिग्री पर ये 4 mm ट्रांसलेट करती है, 1 डिग्री पर कितना करेगी, 4 by 360, और एक डिग्री तो हो गया यहाँ पर, और 2 into 10 to the power 4 into 1.8 डिग्री में कितना करेगी, तो इसको देख लेते हैं यहाँ पर कंटिन्यू करके। टू इंटू 10 to the power 4 into 1.8 divided by 5 into 4 divided by 360, correct? तो ये हो गया आपका इतना mm, कितना आता है आंसर, 2 into 10 to the power 4 into 1.8 into 4 divided by 360 divided by 5. So I think 80 mm, right? 80 mm मतलब टेबल ट्रांसलेट हो गई आपकी 80 mm, कितनी देर में हुई, पर मिनट। तो 80 mm पर मिनट आपकी क्या हो गई, टेबल की स्पीड हो गई, मतलब फीड हो गई बेसिकली। तो टेबल की वेलोसिटी, टेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया है। 2 into 10 to the power 4 क्या था आपकी फ्रीक्वेंसी थी, राइट? 1.8 क्या था आपका एप्सिलॉन था, 1/5 क्या था आपका गियर रेशियो, 4 क्या था आपका पिच था, ये एनपी था, मतलब नंबर ऑफ थ्रेड्स 1 डिवाइडेड बाय 360 mm पर। तो टेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो यू हैव टेबल वेलोसिटी फॉर्मूला, यू हैव बेसिक लेंथ यूनिट फॉर्मूला, एनपीयूई, बस फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एनपीयूई अपॉन 360 एनपी। अगर आप देखेंगे तो बेसिक लेंथ यूनिट मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी विल गिव यू टेबल वेलोसिटी, राइट? कुछ फॉर्मूलेज, ये फॉर्मूलेज लिखना चाहें तो फॉर्मूलेज लिख लीजिए, नहीं तो यूनिटरी मेथड से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। लिख लीजिए आप, इसमें से कुछ भी लिखना चाहते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ उसके बाद। आप लिखिए जब तक मैं क्वेश्चन अपलोड करता हूँ। सर तो मैनुअली हम फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा कर सकते हैं क्या हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से? हाँ, तो बिल्कुल हैंडल कर सकते हो अपने requirement। ठीक। Frequency is something which you can change. आपका है VGTI मैन्युफैक्चरिंग, राइट? अच्छा सर, पेज कंज्यूम हुआ है 1 2 3, राइट? 3 पेज यूज हुआ है ना आपके, 1 2 3, 1 2 3।
सॉरी, आप लिख रहे होंगे फॉर्मूला, लिख लीजिए। 1 2 3 4। परफेक्ट। चलिए, तो एक मिनट मुझे इसको अपडेट करने दीजिए। इसी को सिंक करना पड़ेगा। सिंक हुआ नहीं है ये। दो मिनट दें। हाँ, सिंक क्यों नहीं हो रहा है? अभी तक तो हो जाता है। इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ। अच्छा, कोई बात नहीं, दोनों को बंद कर देते हैं इधर भी। हो गया सिंक। डिंग 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 डिंग। इसमें नहीं हो रहा है सिंक, उसमें हो गया। हो जा भाई, क्यों नाटक कर रहा है? हो गया हो गया हो गया हो गया। वन नोट बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, बट यार कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है इसमें, पता नहीं क्या है। चलो, डजंट मैटर। 2008 गेट क्वेश्चन, स्टार्ट सॉल्विंग ऑन योर स्क्रीन। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आई होप यू कैन सी दिस क्वेश्चन। 84 85 ये गेट के पेपर से ही निकाले हैं क्वेश्चन थे सारे। सो जस्ट सॉल्व देम एंड टेल मी द आंसर्स। ठीक है, आई विल बी देयर विद इन 2 मिनट्स। आप सॉल्व करें।
B and C. Okay. Answers are there on the screen. पांच माइक्रोन तो करेक्ट है. ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस दे, रिक्वायर्ड नहीं करने की. और सेकेंडली क्या बोलते हैं वो, नेक्स्ट क्वेश्चन. बी, नेक्स्ट सी. सी 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 सी. क्या बात कर रहे हो यार, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़े हो, फंक्शन तक से नहीं पढ़े हो, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़े हो. क्या बोल रहा है कस्टमर, ऐसी गलती मत करो यार. कस्टमर इंसिस्ट ऑन मॉडिफिकेशन टू चेंज द बीएलयू, राइट. बीएलयू चेंज करने की बात कर रहा है, 10 माइक्रोन मतलब डबल करने की बात कर रहा है, विदाउट चेंजिंग द टेबल स्पीड, राइट. So what is your BLU? So sir, BLU is nothing but NPU epsilon upon 360 डिग्री, राइट. तो अगर कस्टमर आपको कह रहा है BLU चेंज करने के लिए, yes, A is the correct answer. तो U आपको डबल करना पड़ेगा, मतलब 1/4 है अगर आपका क्वेश्चन में, तो इसको 1/2 करना पड़ेगा. ये तो डबल हुआ, तो आपका BLU 10 माइक्रोन हो जाएगा. But in the quest of doubling the BLU, what will happen? We have seen that BLU multiplied by feed stable velocity, correct. तो अगर आप इसे डबल करेंगे BLU को,
इसे डबल करोगे तो इसे आपको हाफ करना होगा, तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट मेंटेन रहेगी। तो अगर इसको u को 1/2 करोगे, है ना, मतलब 1/4 से 1/2 डबल करा मतलब ये आपने, तो f को f/2 करना पड़ेगा। ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, एक ही बार आया है गेट में बस, सिंपल ये वाला क्वेश्चन। ये आपको फ्यूचर में कभी भी दिख जाएगा, 2021 में, 22 में, कभी भी 23 में, 24 में, है ना? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूजुअली बताते नहीं बच्चों को, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये पीआई के कुछ क्वेश्चन है, सॉल्व करें। बाकी टाइप 2 तो बाद में करेंगे, टाइप 1 करना है हमें। अब थर्ड क्वेश्चन अपने कॉमन सेंस से पढ़ें, करें, एप्टीट्यूड से करें। आंसर मैं फिर भी मिटा देता हूँ। Hemant got 60. Okay, let other students come in. नहीं, सिंपल है, थोड़ा अपना इंजीनियरिंग सेंस यूज करें और इसको सॉल्व कर लें। A DC servo motor is directly driving an NC table. The pitch of the lead screw of the table is 5 mm. ठीक है, पिच दिया हुआ है, मोटर रोटेट्स एट 100 आरपीएम फॉर एन अप्लाइड वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट।
तो 10 वोल्ट पर 100 आरपीएम है मोटर के। इफ द वोल्टेज स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोटर इज लीनियर, तो अगर V वर्सेस आरपीएम लीनियर है, ठीक है, so the applied voltage for the speed of 3 meter per minute is, that's what they are asking. मतलब अगर लेट्स से इधर कुछ भी ले लो, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ पर 100 आरपीएम होगा, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है फॉर 3 मीटर पर मिनट। अब टेबल स्पीड 3 मीटर पर मिनट है अगर, ठीक है, तो इसका मतलब 1 मिनट में आपकी टेबल कितना चल रही है, 3 मीटर चल रही है। अब 300 मीटर चल रही है और पिच कितना दिया हुआ है 5 mm, मतलब कितना रिवॉल्व हो रही है। अरे सोचो ना यार, 300 मतलब 3000 mm, मतलब 600 रिवॉल्यूशंस ले रही है। 600 रिवॉल्यूशंस ऑफ लीड स्क्रू, दिस इंप्लाइज 1 मिनट में। सिंपल। तो 600 रिवॉल्यूशंस 1 मिनट में, मतलब आरपीएम कितना हो गया, 600 आरपीएम। तो 10 में अगर 100 है तो 600 में कितना होगा, मतलब 600 में कितना होगा, 60 वोल्ट। खत्म। ठीक है, अब ये तो आप उड़ा ही दोगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एक और आंसर बता दो फिफ्थ का, एंड देन वी कैन कॉल अ डे। हेमंत ने पहले ही बताया 320। भाई बाकी स्टूडेंट्स भी सॉल्व कर लो और बता दो जल्दी से। गिव यू 2 to 3 minutes, सॉल्व इट। अच्छा एक बात बताओ, मैन्युफैक्चरिंग कैसा लग रहा है आप लोगों को? सर मजा आ रहा है। बोलो यार, जैसा भी लग रहा हो। हाँ, इंटरेस्टिंग लग रहा है, बोरिंग लग रहा है कि मतलब और क्या क्या बोल सकते हो सर? स्कोरिंग लग रहा है? हाँ सर स्कोरिंग तो है, हाँ, बट अभी ये इनमें पीआई का भी आता है सर क्वेश्चन, तो पीआई के क्वेश्चन थोड़े टफ है मैकेनिकल से, मतलब हाँ, थियोरेटिकल भी काफी है। यही का थ्योरी थोड़ा टफ है, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है यार अभी, स्पेशली यहाँ पर कि मैं बहुत ज्यादा थ्योरी डिस्कस कर सकूं, ठीक है। पीआई में थ्योरी टफ तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा ज्यादा आता है टफ हाँ सर, और इजी। मतलब अलग, मतलब मैकेनिकल के जो भी पेपर क्वेश्चन है वो हो जाते हैं, अभी जो भी मैं कल ये कर रहा था मेट्रोलॉजी वाले, हेमंत बोल वो रहा है ना सारे। ये? हाँ हेमंत बोल सर, रहा है? हाँ, हाँ बोल बोल। मैकेनिकल वाले सम हो जाते हैं। हम्म। पीआई में भी न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं, फिर वो कुछ ऐसा थियरी पूछ देता है तो फिर हाँ, तो पीआई की थ्योरी की चिंता क्यों कर रहा है? नहीं सर, ऐसे ही मैं कर रहा था कल की वो पीआई की थ्योरी बहुत एक्सटेंसिव है, कभी तुम पीआई का सिलेबस खोल के देखना, उसमें तो पूरा आधा सिलेबस तो मैन्युफैक्चरिंग से ही फिलअप है। और पीआई के स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि वो लोग थ्योरी के लिए मिकेल पी ग्रोवर, कल्पक जियान या फिर जेपी कौशिक रेफर कर सकते हैं। जेपी कौशिक इज अनदर वेरी गुड बुक। आईआईटी रुड़की, जब आईआईटी रुड़की नहीं था उस टाइम पर वो यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की के डायरेक्टर रह चुके हैं। तो वेरी बहुत पुराने इंसान है और बहुत अच्छी किताब लिखी है उन्होंने। ठीक है, स्टेपर मोटर हैज 150 स्टेप, द आउटपुट ऑफ द शाफ्ट इज डायरेक्टली कपल्ड टू द लीड स्क्रू, मतलब यहाँ पर डायरेक्टली लिया हुआ है कि आपको कहीं वो गियर बॉक्स यूज नहीं किया हुआ है।
तो फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, टेबल स्पीड निकालनी है, तो डायरेक्टली यू कैन यूज अ फार्मूला एंड गेट द आंसर 320 पर मिनट। वी नो द फार्मूला, कैन गेट द आंसर। फार्मूला क्या है? v equal to n p epsilon u f upon 360। n is 1 है ना, सिंगल स्टार्ट थ्रेड है अगर कुछ नहीं दिया हो तो, और पिच है 4 mm, 150 स्टेप्स, तो 200 डिवाइडेड बाय 150 एप्सिलॉन हो जाएगा यहाँ पर आपको। तो दैट मेक्स इट 1.333। इसको 200 डिवाइडेड बाय 150 ही रहने देते हैं। u is 1, फ्रीक्वेंसी इज हाउ मच? 200 हर्ट्ज। तो ये तो 1 सेकंड की, हमें 1 मिनट की चाहिएगी, तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटू 1200। 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 इंटू 60, दैट्स इट। यार कहाँ गलती? अच्छा 420 कहाँ से आया? हाँ 360 सर। नहीं, ये 4 था। P 200, ये ठीक है ना जो लिखा है अभी? 360 मल्टीप्लाई करोगे ना सर ऊपर एक 360 भी आएगा ना सर, 150 से डिवाइड किया है। हाँ सर स्टेप से डिवाइड किया है बट ऊपर 360 ही नहीं लिया ना सर। ये कितना डिग्रीज एप्सिलॉन 360 बाय 150 होगा ना। अरे ये क्या करा है यार मैंने, सॉरी सॉरी। ठीक है, एप्सिलॉन 360 बाय 150 होगा। थैंक यू वेरी मच। 360 बाय 150, ठीक है। सर। ये डी गार्मो कैसी बुक है सर? डीकार्मो यार, मतलब किस चीज के लिए पूछ रहे हो? सर मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें पूरा दिया है सर, पढ़िए मेरे पास। मतलब सब्जेक्ट कौन सा है तुमको? मतलब मटेरियल मतलब सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। किस चीज के लिए पढ़ना है वो मुझे डीकार्मो, मतलब आई नो अबाउट इट, बट फॉर व्हाट? गेट और फॉर एनीथिंग एल्स? पहले तो बताओ मैकेनिकल के कहाँ, कौन रहा है देखने में? कौन बोल रहा है भाई, बात करो। हाँ ये सर। हाँ ऋतिक। तो भाई का तू तो मैकेनिकल का बंदा है और गेट के लिए पूछ रहा है ना? हाँ सर, मतलब ऐसे ही पढ़ने के लिए मैंने। ऐसे ही क्यों पढ़ना भाई? ऐसे पढ़ना नहीं चाहिए इंसान को कभी भी। बहुत सारा है गेट में पढ़ने के लिए, तो वो पढ़ो आप, ऐसे ही मत पढ़ो। अगर टाइम कम, अगर आपके पास ज्यादा टाइम बच रहा है तो फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करो, 11th क्लास के एसटी वर्मा सॉल्व करने लग जाओ, ठीक है? बुक नहीं पढ़ना है कोई सी भी। मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई बुक रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। मैंने उस दिन भी बताया था, मैं आपको ऑलरेडी बुक दे चुका हूँ इतनी सारी। ये सारी बुक्स ही तो हैं, और क्या है? मैंने आपको दिखाया था ना उस दिन पूरा, क्या है क्या नहीं है। तो बस उतना ही करेंगे। समझे मेरी बात को? सर वो ऋतिक ने ना गेट का फॉर्म नहीं भरा है, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि अभी पढ़ लो करके कुछ। अरे तो हैवी पढ़ लो, तो बता रहा हूँ ना, 11th क्लास का फिजिक्स पढ़ लो, ठीक है सर, 11th है ना? क्लास का। 11th क्लास का फिजिक्स, ये क्वेश्चन बनते हैं तुमसे सारे, रोटेशनल डायनामिक्स और ये सब पढ़ता है अच्छे से? सर ऋतिक थोड़ा तो आदमी सर। पता हाँ? है सर, लेकिन कैसे करना ऋतिक पड़ेगा। तो आदमी सर, वो ऐसे ही सॉल्व कर देगा सर, आप कुछ भी समझे दो उसको। नहीं 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 ऋतिक, ये यही जो हेमंत ने बोला, ये मुझे आपसे सुनना है ऋतिक। नहीं नहीं सर, वो हेमंत ऐसे ही सर सबको चढ़ा देते हैं और फिर खुद हम्म। टॉप कर लेते हैं। अच्छा, तो ठीक है, एक काम करो, तुम 11th क्लास के एससी वर्मा सॉल्व करो, यहाँ प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई के क्वेश्चन सॉल्व करो। समय है ना आपके पास?
सर मैं नहीं, दे समय नहीं है सर, समय नहीं है। नहीं, ये करो, समय नहीं हो तो समय निकाल के 2 घंटा रोज ये काम करो। समझ रहे हो? सर तो ये वो समझ तो में सर हाँ हिबलर वगैरह उससे भी करते हैं ना। हाँ, नहीं आप एससी वर्मा, मैं टाइम पास करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये गेट प्रिपरेशन के लिए कह रहा हूँ। समझना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटेशनल डायनामिक्स पे हाथ अच्छा हो गया ना दोस्त, तो टॉम मजबूत हो जाएगा तुम्हारा। समझ रहे हो? टॉम, एफएम, सब जगह मजबूती आ जाएगी। मतलब बच्चों को नहीं, बहुत अच्छा नहीं है बच्चों का मैकेनिक्स। 11th क्लास का मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग कर लो, आईआईटी जेईई के प्रॉब्लम सॉल्व करो, टाइम पास करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के लिए। गेट में अगर अच्छी रैंक लानी है, सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक देखनी है ना अपने नाम के आगे, तो बिना 11th का मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग किए नहीं आ सकती, इम्पॉसिबल है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये करना चालू कर दो सब बच्चा, हर थर्ड ईयर का बच्चा और हर फोर्थ ईयर का बच्चा। फोर्थ ईयर का बच्चा तो अभी ठीक है, जितना ट्राई कर रहा है करो, बट टाइम जैसे ही गेट हो जाए उसके बाद रोज 1 घंटे का नियम बना लो कि फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जब तक फिजिक्स पूरा नहीं हो जाता है आपका। जब तक ये नहीं कह दो कि सर ठीक है, एक अच्छा स्टैंडर्ड मैच हो चुका है। याद रखना मेरी बात को, ठीक है? प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव की हमेशा स्ट्रीमलाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ लें, चलो टाइम है तो सर बुक पढ़ लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, नहीं, जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, अपना समय दूसरी जगह दो ना, जहाँ दे रहा हूँ मैं मना क्या कर रहा हूँ। हिबलर भी चाहिए तो सॉम के लिए हिबलर पढ़ लो, अच्छी है, बट क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया इसका। यार इसमें कहाँ गलती हो रही है, इसका आंसर देखो, मैच क्यों नहीं हो रहा है? नंबर ऑफ थ्रेड्स 1 हो गए, स्टार्ट थ्रेड हो गए, पिच 4 हो गया, एप्सिलॉन 360 बाय 150 हो गया, 150 स्टेप्स, 360 तो एक स्टेप आपकी 1 हो गई, 1 ये हो गया आपका 200 into 60 हर्ट्ज हो गए। क्यों भाई, इसमें कहाँ गलती हो रखी है? वही है हो सर। रहा है सर, बन रहा है उसका। आ जाता है इसका आंसर? हाँ सर, ये सेम ही है। 4 into 200 into 60 डिवाइडेड बाय 150। ठीक है, ओके ओके, डन। चलो ये तो हो गया आज का काम आपका। अगले हफ्ते क्लासेस बढ़ जाएंगी आपकी, ठीक है? अब हम भी ठीक हैं और आपकी क्लासेस बढ़ा दूंगा मैं। तो एटलीस्ट हम लोग मशीन टूल्स खत्म कर लेंगे और सीएनसी खत्म कर लेंगे नेक्स्ट वीक। तो पार्ट 2 मैन्युफैक्चरिंग का खत्म हो जाएगा आप लोग का। ओके, नेक्स्ट वीक। और कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर वो सीएमएम इतना ही था क्या? किसमें? मतलब 8 के लिए उतना ही था सीएमएम? यार अभी कुछ आया नहीं है उसमें से एग्जाम में, तो कैसे प्रेडिक्ट करें? समझ रहे हो बात मतलब को? सर इन शॉर्ट हम लोग को तो सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, वो जो आपने लास्ट टाइम बताया। नहीं, वो भी इतना भी वो नहीं है, ठीक है? अभी चूंकि गेट में बहुत ज्यादा क्लियरली बताया नहीं है, ज्योमेट्री के रिलेटेड क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं सीएमएम से, ठीक है? पीआई में आए हैं सर क्वेश्चंस की, वो हाँ, होल में उसने मेजर किया है, वो ज्योमेट्री पे हो जाता है सर वो सब उसमें। वो ज्योमेट्री वाले बेस्ड है, तो वो ज्योमेट्री तो क्या ही सिखाऊंगा मैं तुम लोगों को, तो वो ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? सीएमएम के तो वो ज्योमेट्री वो बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। और मैंने थोड़ा एनपीटीईएल के असाइनमेंट्स में भी चेक किया था कि किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं सीएमएम में वो लोग। तो वहां पर भी ऐसे ही क्वेश्चन थे कि यार अगर प्रोब टच होगा किसी भी वर्क पीस पे, तो उसका कांटेक्ट, लाइन कांटेक्ट होगा, सरफेस कांटेक्ट होगा, पॉइंट कांटेक्ट होगा, कि कैसा कांटेक्ट होगा? तो पॉइंट कांटेक्ट होता है स्फेरिकल प्रोब का। इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग गेट में अभी तो। और एक वो मैंने जो आपको अनसर्टेनिटी मेजरमेंट के लिए बताया था, वो तो इंडस्ट्रीज में काफी यूज होता है, और वो सीएमएम खरीदते टाइम हम लोग को ध्यान देना होता है, इसीलिए वो एक एक्सपेक्ट कर सकते हो आप गेट में कि पूछेंगे, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस भी नहीं कहूंगा हम उसके, ठीक है? मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ ताकि बाकी आप डाउट डिस्कशन चालू रखें।